आय से अधिक व्यय करेगा, तो ऐसी स्थिति में आप समझ रहे होंगे और बिल्कुल स्पष्ट समझ गए होंगे कि उपभोक्ता ने अतिरिक्त खर्च किया है, एक्स्ट्रा खर्च किया है, अर्थात उधार दिया है। तो इसका मतलब बजट रेखा से बाहर चला गया है। मान लीजिएगा वो बिंदु जो है वो बिंदु ई है, तो इस ई बिंदु पर अगर हम दें तो वास्तव में ये ई बिंदु वही ई बिंदु है जहां पर उपभोक्ता ने अपनी आय से अधिक व्यय किया है। तो यहां पर 3 निष्कर्ष निकल रहे हैं। अब जरा ध्यान देने की जरूरत है। हम यहाँ पर अब आपको बजट रेखा की एक परिभाषा भी आपको आनी चाहिए कि बजट रेखा किसे कहते हैं। वह रेखा जब कोई व्यक्ति अपनी आय का संपूर्ण भाग व्यय कर देता है, अपनी आय का संपूर्ण भाग व्यय कर देता है, तो वह बिंदु बजट रेखा पर स्थित बिंदु कहलाता है या बजट रेखा कहलाती है। यानी कि अपनी आय के बराबर अगर व्यय करने की जब स्थिति होती है उसे ही हम बजट कहते हैं। उसे ही हम उस बजट को यदि रेखा पर प्रदर्शित कर दिया जाए तो उसे बजट रेखा कहते हैं। यानी कि ये कीमत रेखा भी कहते हैं। इसे आगे चल के जब हम पढ़ेंगे उसको कीमत रेखा का नाम भी दे दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें अब यहाँ 3 निष्कर्ष निकलते हैं। एक बुद्धिजीवी उपभोक्ता, एक विवेकशील उपभोक्ता क्या करेगा, जरा मुझे बताइएगा, कि वो अपनी बजट की सीमाओं में रहते हुए अपने पैसे को व्यय करेगा। यानी कि एक बुद्धिशील उपभोक्ता अपने व्यय को यहां भी कर सकता है, कभी भी उसको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन यदि वह भविष्य को ध्यान में रखता है तो वह निश्चित रूप से एल पर व्यय करेगा और अपनी कुछ राशि जो है वो बचा कर चलेगा। लेकिन यदि वह ई बिंदु पर व्यय कर देता है अर्थात अपनी बजट रेखा के बाहर आ जाता है तो उसे जो है उधार लेना पड़ेगा, ऋण लेना पड़ेगा और ऐसी स्थिति में जो है उसका भविष्य जो है वो अंधकार में भी जा सकता है। तो आप समझ गए रहे होंगे। एक बार मैं फिर पुनः समझा देता हूं, आपको बहुत अच्छे से जो है इसको बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। बजट रेखा नाम से भी पता चल रहा है कि हम अपना बजट बनाएं अपनी आय के अनुसार। अगर हम अपना संतुलन बना रहे हैं तो ऐसी स्थिति, ऐसा प्रदर्शन जिस रेखा पर किया जाता है उसे बजट रेखा कहा जाता है। इसके लिए आपने फैक्टर मान लिए हैं। मान लिया है कि किसी उपभोक्ता की जो आय है वो निश्चित आय क्या है, y है। माना पहली वस्तु x की क्रय मात्रा जो है वो x1 है। माना पहली वस्तु का मूल्य जो है वो p1 है और माना दूसरी वस्तु y की क्रय मात्रा क्या है, x2 है और माना दूसरी वस्तु का मूल्य क्या है, p2 है। जैसा कि मैं आपको बता चुका था कि किसी भी वस्तु की कीमत को मात्रा से गुणा कर दिया जाए तो व्यय प्राप्त हो जाता है। तो अब इस प्रकार हमने वस्तु x का व्यय निकाल लिया और इसी प्रकार हमने वस्तु y का व्यय प्राप्त कर लिया। ये चूंकि अपनी निश्चित आय को उसने दोनों पर व्यय किया है तो कुल व्यय निकाल लिया और ये कुल व्यय y है, y के बराबर है तो y बराबर ये इक्वेशन प्राप्त हो गई। वास्तव में इसे ही बजट रेखा कहते हैं और इसे ही वास्तव में बजट इक्वेशन या बजट रेखा कहेंगे। ठीक, और इसका हम चित्र के माध्यम से प्रदर्शन कर दिया है। जो हमने इसमें बोला है, जो हमने इसमें कहा है, वर्णन आपके सामने है। आप वर्णन ऐसे ही करेंगे और जैसे हमने आपको अभी पहले बताया था, लेकिन एक बार वो बता देते हैं। x अक्ष पर वस्तु x और y अक्ष पर वस्तु y को प्रदर्शित किया गया है। माना बजट रेखा mn है, माना बजट रेखा mn है। mn के बिंदु पर उपभोक्ता अपनी बजट रेखा y बराबर x1 p1 प्लस x2 y2 के बराबर व्यय कर देता है जो कि उसकी आय के बराबर है। अतः यह बिंदु वह बिंदु है जहां पर उपभोक्ता की संपूर्ण आय व्यय हो जाती है। परंतु अगर हम L बिंदु का अध्ययन करें तो L बिंदु y ग्रेटर देन x1 p1 प्लस x2 p2, जिसका अर्थ है कि उपभोक्ता अपनी आय से कम खर्च करता है और कुछ भाग बचा लेता है। और जबकि यदि हम नेक्स्ट बात करें तो यहाँ है y ग्रेटर देन, हालांकि इसको लेस देन पढ़ते हैं लेकिन यहाँ आप इसके ये ध्यान दें, ये जब भी ये साइड जो है वो कम के लिए होती है
और ये अधिक के लिए होती है। तो y ये इसका मतलब अतिरिक्त अधिक है, तो y आय जो है वो कम रह जाती है, खर्चे से खर्च अधिक हो जाता है, परिणाम स्वरूप बजट रेखा से बाहर बिंदु प्राप्त होता है ई। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं, तो इस प्रकार ही हम ऐसे ही लिखते चले जाएंगे और ये हमारी इक्वेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो बस नेक्स्ट जो है हम अगली आपको वीडियो में बताएंगे। और ये टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे कि मैं बार बार भी आपको बता रहा हूं। तो ये जो है अब आप इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे